हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो किडनी पेशेंट्स हैं, जिनका ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिसीज सेगमेंट में वो हैं, राइट। और हार्ट रिलेटेड जो कनेक्शंस हैं या आप कह सकते हैं कि जो कंडीशंस हो सकती हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा जानकारी दें तो शुरुआत में काफ़ी राइट। बेहतर होगा। राइट। देखिए, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ये सभी अपने बॉडी के मुख्य ऑर्गन्स और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। जी, हार्ट और किडनी का रिलेशन इस तरह से बताना चाहूँगा कि हार्ट एक गाड़ी का इंजन होता है, जी, एंड जो किडनी होती है दैट इज अ फिल्टर ऑफ इंजन। तो दोनों का काम करना बहुत सही इस मायने में होता है। अगर इंजन काम ना करे तो भी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, और अगर अपने बॉडी में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, जो टॉक्सिक जी, मटेरियल्स तैयार होते हैं, जो वेस्ट बॉडी में तैयार होते हैं, जिसको मुख्य प्रकार से यूरिया, नाइट्रोजन इस टाइप में जो आता है, जी उसको सर। फिल्टर करके ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो काम होता है, ये किडनी के द्वारा होता है। जी, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है कि जो सबसे ज्यादा ब्लड बॉडी में रिसीव करता है, और कंटिन्यूअसली वर्क करके उस ब्लड को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके जी, वापस हार्ट की तरफ भेजना उसका एक मुख्य काम होता है। बिल्कुल। इस सिचुएशन में दोनों भी ऑर्गन्स एक में से बहुत गहरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, और जी, दोनों भी ऑर्गन में से किसी एक ऑर्गन में भी अगर कुछ परेशानी होती है तो उसका इफेक्ट हुँ, दूसरे ऑर्गन पे आता है। तो इन ओह! जनरल ऐसी जो बीमारियां होती हैं जिसमें जी, किडनी की बीमारी से हार्ट पे ऊपर परेशानी होना, या फिर हार्ट की बीमारी से किडनी के ऊपर कुछ परेशानी होना, इसको कार्डियो रीनल सिंड्रोम ऐसा बोला जाता है। कार्डियो मीन्स ओके, हार्ट एंड रीनल मीन्स किडनी। तो ये जी, कार्डियो रीनल सिंड्रोम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटी होती है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट कार्डियो रीनल सिंड्रोम को डायग्नोस करना जरूरी होता है। हुँ, इसके लिए टीम ऑफ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट एंड टीम ऑफ गुड कार्डियोलॉजिस्ट साथ में होना बहुत जरूरी होता है। जी, जिस तरीके से हार्ट अपना पंप करता है, हार्ट में पंप करने के बाद ब्लड हर ऑर्गन में जाता है इंक्लूडिंग किडनी, एंड जी, किडनी में ब्लड जाने के बाद जो भी अपने शरीर के पॉइजनस वेस्ट होता है वो फिल्टर होके वापिस हार्ट की तरफ आता है। ये जो जी, फिल्ट्रेट होता है इसमें काफी सारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब फिल्ट्रेट होता है, एंड जी, बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंगली ये रीएब्जॉर्ब होता है। रीएब्जॉर्ब मतलब बॉडी से वापिस ये पाया जाता है। फॉर एग्ज़ैक्ट एग्जांपल, जिस पेशेंट्स को बीपी होता है, ऐसे हुँ, पेशेंट्स को नेचुरली सोडियम ये शरीर में ज्यादा होता है, तो किडनी ओके, ट्राई करती है कि ये सोडियम जितना ज्यादा हो सके शरीर के बाहर जाए। मोस्ट ऑफ जी, द जो मेडिसिन बीपी के लिए दी जाती है, इनका काम भी ये रहता है कि ये सोडियम शरीर से बाहर रखे। तो जी, अब हम सब लोग जानते हैं कि बीपी होना या फिर हाइपरटेंशन होना ये एक कार्डियक रिस्क फैक्टर है। तो जी, बिल्कुल, इसको चेक करने का काम किडनी का होता है। तो इस जी, तरीके से ये दोनों ऑर्गन्स एक में से बहुत गहरी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, और जी, इन दोनों का चेकअप, रेगुलर चेकअप करवाना और इन दोनों का रेगुलर अच्छा होना, ये एक नॉर्मल शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर इसमें अभी जो मुख्यतः रूप से आज अभी जो किडनी पेशेंट्स हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो आगे भी चल के इस प्रोग्राम को देखेंगे, तो मुख्य रूप से क्योंकि वो आज उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि डायग्नोज हो चुके हैं किडनी डिसीज के साथ में, और उनके साथ में जो और कई कंडीशंस हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर होगा, उनको डायबिटीज होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मुख्यतः कई पेशेंट्स में ये अधिकतम पाया जाता है। तो ऐसे समय पर एक कंडीशन को जो उनकी ऑलरेडी किडनी की है, उसे मैनेज करते समय वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने वाले भविष्य में ना हो? अगर वो आज डायलिसिस पे नहीं है, इवेंचुअली अगर वो डायलिसिस पे जाते हैं और उसके बाद अगर ऑप्शंस उन्हें रहते हैं कि वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो ये पूरी जर्नी में अलोंग विद जो मेडिकेशन है, ये सारी चीजें हैं, और मुख्य रूप से उन्हें कई सारी रेस्ट्रिक्शन होती हैं, डाइट की रेस्ट्रिक्शन होती है, खान पान की रेस्ट्रिक्शन होती है, मूवमेंट्स की एक लिमिट तक साइकोलॉजिकली उन्हें से वो भी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो ऐसे समय पे किस तरीके से पेशेंट ने प्लान करना चाहिए कि वो अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, और क्या वो टेस्ट या क्या वो चीजें होनी चाहिए जो उन्होंने करनी चाहिए?
करनी चाहिए। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये सोचना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कोई भी डिसीज होने के लिए अपने को कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी पेशेंट्स की बात करें तो आज अगर हमने देखा तो मोस्टली इन पेशेंट्स को शुगर या फिर बीपी की बीमारी होती है। और यही जो जी, रिस्क फैक्टर्स है दे आर कॉमन फॉर हार्ट डिसीजेस, कॉमन फॉर वेरी हार्ट अटैक एंड कॉमन फॉर हार्ट फेल्यूर। सो सबसे जी, इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर्स है या नहीं है, और अगर ये रिस्क फैक्टर्स है तो इनको अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। टाइम जो किडनी पेशेंट्स होते हैं इनका बीपी यूजुअली बहुत ज्यादा रहता है। बीपी ज्यादा रहने के कारण मेडिसिन की संख्या भी इन पेशेंट्स को ज्यादा रहती है। और जी, इस सिचुएशन में रेगुलर बीपी चेकअप करवाना और बीपी अपना रेगुलर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हुँ, सेकंड, जिन पेशेंट्स को शुगर या फिर डायबिटीज है, हुँ, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो शुगर और शुगर या फिर डायबिटीज के लिए दी जाती है ये किडनी के द्वारा काम करती है। और अच्छा, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स में अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है तो ऐसे सिचुएशन में कुछ मेडिसिन हम इस पेशेंट्स को नहीं दे सकते। नेचुरली इसके कारण इंसुलिन लेने की जरूरी ऐसे पेशेंट्स में पड़ती है। एंड इंसुलिन का रेगुलर इस्तेमाल करना या फिर इंसुलिन कैसे लेना है कितने डोज में लेना है ये भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर इवन इंसुलिन अगर रेगुलरली और रेगुलर डोज पे रेगुलर साइट्स पे अगर नहीं लिया हुँ, तो शुगर के फ्लक्चुएशंस भी ऐसे पेशेंट्स में होते हैं। एंड अगर जो शुगर के फ्लक्चुएशंस होते हैं दे आर ऑल्सो डिट्रीमेंटल टू द हुँ, हार्ट। शुगर अगर बढ़ती है या फिर कुछ शुगर कम होती है तो हार्ट पे भी इसका गलत इफेक्ट आता है। तो जो पेशेंट्स जिनको किडनी की बीमारी है हुँ, वो डायलिसिस पे है या फिर वो डायलिसिस पे नहीं है, इन हुँ, लोगों ने अपना बीपी चेक करवाना, शुगर चेक करवाना, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल अच्छे से चेक करवाना, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल अपना नॉर्मल है या फिर उनके लिए कौन सा वैल्यू है वो चेक करवाना, डॉक्टर से पूछना कि ये कोलेस्ट्रॉल जो लेवल मेरा आया है ये मेरे लिए सही है या फिर इससे भी कम रिपोर्ट होना चाहिए, ये जरूरी होता है। अदर हुँ, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी हुँ, या फिर कुछ हुँ, एडिक्शन जैसे हुँ, टोबैको या फिर अल्कोहल का एडिक्शन, इससे अपने को कंप्लीटली परहेज करना जरूरी होता है। जी, रिस्क फैक्टर्स जिस समय हम कंट्रोल करते हैं उस समय हार्ट एंड किडनी रिकवरी फेज में जाती है। एंड सर्टन जो लोग होते हैं, कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, दोज हु आर following these good habits and हुँ, those who are controlled risk factors, ऐसे पेशेंट्स हुँ, में डायलिसिस लगना या फिर पेशेंट का किडनी का डिसीज इतना प्रोग्रेस हो कि उनको ट्रांसप्लांट लगे, ये हुँ, सिचुएशन हम अवॉइड नेचुरली कर कर सकते हैं। सकते लेकिन वेरी नाइस इसके लिए डेफिनेटली पेशेंट्स की तरफ से डेडिकेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जी, टाइम किडनी के पेशेंट्स को काफी सारे मेडिसिन चालू होते हैं, मेनी डाइट रिस्ट्रिक्शंस इन पेशेंट्स को होते हैं, जैसे कि बहुत सॉल्टी नहीं खाए, कोई फ्रूट या जी, फ्रूट बिल्कुल, जूस उनको अवॉइड करना होता है। जी, मेनी एक्टिविटीज जो होती है जिसके कारण शरीर का पानी बढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग या फिर ऐसी चीजें उनको अवॉइड करनी होती है। तो जी, ये पेशेंट जो होते हैं थोड़े अपने बीमारी के कारण फेडअप हो जाते हैं। बट जी, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि एक बीमारी अगर अपने को है और ये बीमारी के बारे में हम अगर जानते हैं, अपना शरीर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसको जी, कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। इसमें वेरी ट्रू, कुछ इसमें बहुत ऐसा अपने को करना नहीं होता। देयर आर सर्टन हुँ, रिस्ट्रिक्शन विच वी नीड टू फॉलो। और हुँ, इस बीमारियों के जो प्रोग्रेशन होते हैं दैट वी कैन डेफिनेटली अवॉइड। तो हुँ, ये चीज जो है मेनली जो रिस्क फैक्टर्स है इनको कंट्रोल रखना, अपना रेगुलर चेकअप करवाना। हुँ, ऐसा पाया गया है कि जो किडनी पेशेंट्स है वेदर दे आर ऑन डायलिसिस और नॉट, हुँ, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे हुँ, पेशेंट्स में जो डेथ होता है या फिर जो टर्मिनल इवेंट हम जिसको बोलते हैं, हुँ, ये हुँ, 99% कार्डियक होता है। तो अच्छा, हमको पता है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं इनको कार्डियक प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं नॉर्मल पब्लिक से। हमको ये भी पता है कि इनका किडनी पेशेंट्स का जो अनफॉर्चुनेट डेथ होता है ये भी हार्ट डिजीज के कारण होता है। तो हुँ, जैसे हम किडनी का चेकअप करवाते हैं वैसे एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर हमने हार्ट का चेकअप भी करवाना चाहिए। जी, इसमें बेसिक जो वंडरफुल, चेकअप होता है ये ईसीजी, इको एंड इफ पॉसिबल ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब हमने करवाना चाहिए। और जिस तरीके का रिपोर्ट है उस तरीके का अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना चाहिए। वंडरफुल।
सो आपका कहना है कि अगर कोई पेशेंट जिस तरीके से उसकी जो किडनी की जो क्रॉनिक किडनी डिसीज की या जो उसकी किडनी डिसीज की जर्नी है, उसमें उसे पैरेलल उसे ध्यान रखना होगा कि उसका कार्डियक या उसकी जो हार्ट रिलेटेड एग्जैक्टली। यस, हेल्थ है, एग्जैक्टली। उसे भी हमें हैंडल करना है। और आप रेकमेंड करते हैं कि साल में 2 बारी एटलीस्ट उन्होंने सर्टेन टेस्ट करने चाहिए, जिसमें मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर तो मोस्ट ऑफ द किडनी पेशेंट्स का हो एवरी जाता विजिट पे है। डॉक्टर के पास हो जाता है, और यस, मोस्ट यस। ऑफ द पेशेंट्स मेडिकेशन पे रहते ही हैं। और इसके राइट। अलावा जो उनके फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं, जो उनके वेदर क्रिएट रिलेटेड मतलब उनके जो किडनी करेक्ट। फंक्शन टेस्ट होते हैं, और उस उन चीजों से पता चल जाता है। बट आप रेकमेंड ये भी करते हैं कि ईसीजी, इको या ट्रेडमिल, ये चीजें साल में वो 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, 2 बार तो ऐसा भी आप करनी चाहिए। 2 बार इवन करनी अगर चाहिए। इनको कार्डियक के सिम्पटम्स नहीं भी है, जी। जो कार्डियक के सिम्पटम्स होते हैं जैसे चेस्ट पेन होना, सांस हुँ, फूलना, चक्कर आना या जी, फिर छाती में धड़धड़ी होना, ये सिम्पटम्स नहीं भी है तो भी ऐसे हुँ, पेशेंट्स में अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। एटलीस्ट जी, वी रिकमेंड ट्वाइस 6 मंथली या फिर ट्वाइस अ ईयर। अच्छा, ठीक है, वंडरफुल। सो दैट वाज़ अ नाइस इन्फॉर्मेशन। सर आगे चल के अभी कुछ सर्टेन क्वेश्चन्स हमारे पास में पेशेंट्स के पास से आए हुए हैं, जो मैं आपसे राइट। जानकारी उन विषयों पे लेना चाहूँगा। और राइट। कुछ सवाल जैसे किडनी डिसीज़ और हार्ट डिसीज़ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपने राइट। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया है। कई लोगों का ये भी पूछना होता है, और मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है ये कॉमन लोगों का भी सवाल हो सकता है कि हाउ वुड पीपल नो कि उन्हें हार्ट डिसीज है। राइट। ओके, राइट। उन्हें राइट। इसकी इस विषय में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका राइट। राइट। अगर आप कह सके कि या तो फिर जिनको किडनी डिसीज है उनके बारे में भी मुझे लगता है, और जिनको कुछ नहीं है, एक कॉमन इंसान है, बिकॉज आप इतने सारे कैंप्स करते हैं, आप इतने सारे लोगों की राइट। हेल्प करते हैं, तो आई एम श्योर आप उसे एड्रेस करना चाहेंगे। राइट। राइट। देखिए, जिस समय हम 45 एज अपना क्रॉस होता है, वी जी। शुड कंसिडर अवर सेल्फ एज अ हार्ट पेशेंट। हमने अच्छा। रेगुलर हैबिट्स, हेल्थ हैबिट्स और जो भी एडिक्शंस है उसको अवॉइड करना चाहिए। जी। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि सिंस लास्ट 5 to 10 years जो हार्ट अटैक अपने भारत में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़े हैं, वो काफी ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। इसके जी। लिए मल्टीपल फैक्टर्स जरूरी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पेशेंट्स देखते हैं, जब पेशेंट हमको बोलता है कि सर हमारा एज तो कम है, हमको इतने कम एज में हार्ट अटैक या फिर हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या, हम्म। तो इसका आंसर डेफिनेटली यस है। हम्म। कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम आया है, तो इस समय हम्म। पेशेंट यूजुअली डिनाई करते हैं कि सर मेरा एज तो अभी 40 साल ही है, 40 साल में मुझे कैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मुझे जी। बीपी, शुगर या फिर हार्ट अटैक कैसे जी। आ सकता है। बट ये अभी जी। सिंस लास्ट 5 years एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द बोथ द कोविड वेव्स, हमने काफी खुल के ये देखा है कि हार्ट अटैक या फिर हार्ट प्रॉब्लम होने का जो एज है ये काफी कम हुआ है। कम हो तो गया। नंबर वन, हमने ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि आफ्टर 45 years वी माइट हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, एंड हुँ, इवन इफ वी डोंट हैव सिम्टम्स वी शुड गेट अ रेगुलर चेकअप डन। करेक्ट। सेकेंडली, सिम्टम्स होना हार्ट में। हुँ, सिम्टम्स में मतलब हमने कौन से सिम्टम्स को ध्यान देना चाहिए। हुँ, चेस्ट पेन एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम सिम्पटम है। हार्ट का होता है। इसमें इशू ऐसा रहता है कि एवरी चेस्ट पेन इज नॉट हार्ट रिलेटेड। हुँ, तो कौन सा चेस्ट पेन होता है जिसकी तरफ हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर कौन सा चेस्ट पेन ऐसा है कि जिसमें हम वी शुड थिंक ऑफ कि ये पक्का हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। जी, इसमें चेस्ट पेन का जो कैरेक्टर होता है वो जरूरी होता है। जैसे जो जी, पेशेंट्स को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वो नेचुरली हम लोगों को ऐसा बोलता है कि सर मेरी चेस्ट भारी हो जाती है, हुँ, जो छाती है ये भारी हो जाती है, ऐसा हुँ, लगता है कि किसी ने पत्थर छाती पे बांध दिया, या फिर कोई हुँ, मेरी छाती पे आके बैठ गया है। ये जो हेवीनेस होता है दैट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, जो ओके, चेस्ट अपनी भारी होती है। जी, ये जो चेस्ट पेन है कॉमनली ऐसा पाया जाता है कि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट हैंड के तरफ वो जाता है। पर हुँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही ये चेस्ट पेन हो। हुँ, अपना जो हार्ट डेवलप होता है जब हम मम्मी के पेट में रहते हैं, तब जी, ये नेक में डेवलप होता है, एंड अच्छा, धीरे 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 ये हार्ट अपना नीचे सरकता है।
अच्छा। तो लेफ्ट नेक साइड में डेवलप होने के बाद नीचे जब हार्ट सरकता है तब उसके जो कुछ नर्व्स रहते हैं, कुछ नस जो रहते हैं वो नेक में, अपने हाथ में और चेस्ट में, हर तरीके, हर हर साइड में ये जाता है। तो जी। कुछ कुछ पेशेंट्स को जो पेन होता है ये थोड़ा सा एटिपिकल होता है। एटिपिकल मतलब कभी राइट साइड में भी आ सकता है, कभी नेक में आ सकता है, जरूरी नहीं कि ओके, वो हाथ की तरफ जाए। लेकिन ओके। जो पेन का कैरेक्टर है, हेवीनेस होना, हुँ, कि सर मेरी चेस्ट एकदम हेवी हो रही है, मुझे पता नहीं शायद लेफ्ट में है राइट में है, लेकिन मेरी चेस्ट काफी हेवी हो जाती है, तो दिस इज हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हार्ट। और इसको हुँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और जितना जल्द हो सके इसको अपने चेक करना चाहिए। जी। सेकंड एंड अनदर इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ हार्ट डिसीज इज पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब हार्ट की धड़कनें बढ़ जाना। हुँ, नॉर्मल जब अपना हार्ट धड़कता है हमको पता नहीं रहता कि अभी हार्ट हुँ, धड़क रहा है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन हुँ, जैसे ही हार्ट का धड़कन बढ़ता है या फिर इरेगुलर होता है तो उसको हुँ, पैल्पिटेशंस ऐसा बोलते हैं। हुँ, पैल्पिटेशंस होना ये एक हार्ट का सबसे मुख्य सिम्टम होता है, ये 2 नंबर का सिम्टम है और ये सबसे मुख्य सिम्टम है। तो जो भी हुँ, पेशेंट्स को अपनी धड़कनें समझ में आ रही है या फिर जो भी पेशेंट जो ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको पैल्पिटेशंस ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उन्होंने भी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुँ, नंबर थर्ड सिम्टम इज ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस हुँ, मतलब सांस फूलना। तो अभी जी। सांस फूलना मतलब क्या भाई, अगर मैंने किसी को बोला कि आपको 4 या 5 माले चढ़ना है, तो हुँ, नेचुरली उनका सांस फूलेगा, नेचुरली दे विल जी, फील जी। ब्रेथलेस। तो हुँ, फिर कौन से ब्रेथलेसनेस को हमने ध्यान देना और कौन से ब्रेथलेसनेस को हमने ध्यान नहीं देना, ये जरूरी होता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो आप वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो ऑफिस में रेगुलरली वॉक करके जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या फिर कुछ ग्रोसरी स्टोर या फिर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। पहले ये सब रेगुलरली कर सकते थे, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में जाता हूँ या फिर मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, मैं कुछ ग्रोसरी या फिर सब्जी लेने के लिए जाता हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है। जी, कि जी। जो पहले आप वर्क कर सकते थे जिसमें आपकी सांस नहीं फूलती थी, और अभी आप जो वही वर्क कर रहे हो जिसमें आपकी सांस फूल रही है, तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन होता है कि पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम डेवलप होने लगा हो है। रहा ये जो चीज होती है यही चीज हम ट्रेडमिल टेस्ट में टेस्ट करते हैं। ये रेस्ट में शायद ऐसे पेशेंट्स को कुछ तकलीफ नहीं होती, पर जैसे है। ही हुँ, वो वॉक करते हैं या फिर कुछ दूरी चलते हैं उनको सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ट्रेडमिल में जी। भी यही होता है। ट्रेडमिल में भी हम पेशेंट्स को रेस्ट से थोड़ा सा चलाते हैं, चलाने के बाद उसका एंगल और फिर स्पीड बढ़ती है, और पेशेंट को सिम्टम्स आना या फिर साइमल्टेनियसली उनके जो ईसीजी निकलता है, ये ईसीजी में चेंजेस होना, ये एक हम लोग ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व देखते हैं। कर हुँ, एंड फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट सिम्टम इज अ सिंकोप। मेडिकल हुँ, लैंग्वेज में इसको सिंकोप बोलते हैं एंड लेमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चक्कर आना। कि हुँ, जो पेशेंट्स को थोड़ा भी काम करे तो चक्कर आती है, या फिर ऐसे पेशेंट्स को आंखों के सामने अंधेरा आना, ये चीजें होती है। आंखों के हुँ, सामने अंधेरा आना या फिर चक्कर आना ये ब्रेन या फिर हार्ट, ये दोनों से भी निगडित हो सकता है। हुँ, इम्पोर्टेंट ये है कि ये सिम्टम काफी सीरियस होता है। अगर ये हुँ, हार्ट का रहे या फिर ब्रेन का रहे, इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सिम्टम अगर जो पेशेंट्स को आया, उन्होंने डेफिनेटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से इवेल्युएशन कर लेना चाहिए। तो ये हुँ, 4 सिम्टम्स जो है, ये हर पेशेंट ने अपने तरफ ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, चेस्ट पेन, विच इज कंसिडर्ड एज हेवीनेस ऑफ द चेस्ट, छाती भारी हुँ, होना। हुँ, नंबर दो, ब्रेथलेसनेस, जैसे सांस फूलना। हुँ, नंबर थ्री, पैल्पिटेशन, जैसे हार्ट बीटिंग का पता चलना या फिर एकदम घबराने जैसा फीलिंग होना। एंड नंबर फोर, चक्कर आना। ये 4 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये 4 सिम्टम्स जी, को हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट या फिर कोई भी नॉर्मल पेशेंट, इन्होंने कभी इग्नोर नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। जी, वंडरफुल। सर इसमें अभी जो आपने ये 4 सिम्पटम बताए मेरे ख़्याल से मुख्य रूप से किसी भी इंसान के पास में और स्पेशली अभी ये किडनी डिसीज़ पेशेंट्स हैं क्योंकि इनके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इन राइट। चीज़ों को वो रेगुलर अपनी लाइफ़ में चलते समय पे एज़ इन जो चल रही है उसमें ये चीज़ें होती है तो उन्हें ऑब्ज़र्व डेफिनिटली करना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स, जैसे ऑफ फॉर कोर्स। एग्ज़ाम्पल ब्रेथलेसनेस है या फिर पैल्पिटेशन है, तो उस समय पे अगर एनीबॉडी कोई पेशेंट अब अगर इज नॉर्मली जस्ट बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं या अपना रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय पे अगर उनको ऐसा महसूस होता है पैल्पिटेशन और ये दिन में इरेगुलरली कभी भी हो रहा है तो दैट इज अ टाइम उन्होंने उस चीज को एड्रेस करना चाहिए यस, उसको एड्रेस करना दैट्स चाहिए व्हाट और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए करेक्ट ऑलराइट सर इन इस चीज को जैसे अभी आपने कुछ टेस्ट वगैरह भी बोले हैं तो फिर
आपने इन चीजों को रूल आउट करने के लिए क्या राइट। चीजें आगे एज अ नेक्स्ट प्रोसेस होनी चाहिए? यस। तो सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट होता है एक हार्ट का ईसीजी निकालना। तो जी, ईसीजी इज डन इन द रेस्ट। ईसीजी में अपने हार्ट का बीटिंग कितना है, ये नॉर्मल जी, है या एबनॉर्मल है, ये इरेगुलर है, रेगुलर है। और इसमें जी, काफी सारी चीजें भी पता चल जाती है। समझ लो पेशेंट को अगर बीपी है तो बीपी के चेंजेस, कुछ हार्ट में अगर जी, ब्लॉकेज है तो उस तरीके के स्पेसिफिक चेंजेस अपने को ईसीजी में दिख सकते हैं। जी, जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्लॉकेजेस है, सीरियस ब्लॉकेज हार्ट में है, ये हुँ, पॉसिबल होता है कि उनका ईसीजी नॉर्मल रहे। तो जी, जो बिल्कुल, पेशेंट्स जिनको सिम्टम है लेकिन जिनका ईसीजी नॉर्मल है, तो उन्होंने ऐसा कंसिडर नहीं करना चाहिए कि यार अभी मेरा ऑल तो ओके, ईसीजी नॉर्मल है, शायद मुझे हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि नहीं, ईसीजी ये जो होता है ये अगेन रेस्टिंग में किया जाता है। और जो अर्ली ब्लॉकेजेस डेवलपमेंट होता है ये यूजुअली रेस्टिंग में कुछ परेशानी नहीं करते। कुछ आप जी, अगर वॉक कर रहे हो या फिर कुछ घर का रेगुलर काम कर रहे हो तो इसमें भी सिम्टम तब आना होगा। इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड होता है हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक सोनोग्राफी होता है। जैसे हम हुँ, पेट का सोनोग्राफी जिसमें किडनी, लिवर और बाकी सब चीजें देखते हैं, वैसे ही हार्ट का भी सोनोग्राफी देखते हैं। हुँ, इको और सोनोग्राफी में एक मुख्य डिफरेंस ये होता है कि अपना हार्ट इज इन कंटिन्यूअस मोशन। हुँ, लेकिन लीवर एंड किडनी दे आर स्टैटिक ऑर्गन्स, वो ज्यादा हुँ, हिलते नहीं है, लेकिन हार्ट कंटिन्यू बीटिंग करते रहता है। तो हुँ, ये कंटिन्यूअस बीटिंग अपन लाइव टाइम इन अगर लाइव देखना है तो इसको इको बोलते हैं। ये हुँ, इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट का पंपिंग कितना है, हार्ट हुँ, के वॉल्स जो है ये वॉल्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हार्ट हुँ, के ऊपर कुछ सूजन तो नहीं है, और हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हम आसानी से देख सकते देख हैं। सकते तो हैं। हुँ, ये एक सेकंड लाइन इन्वेस्टिगेशन होता है कि जिसमें हम हार्ट को और डिटेल में जान सकते हैं। जी, नंबर थर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग बोलते हैं टू स्पेशली टू डिटेक्ट अर्ली ब्लॉकेजेस या फिर अर्ली हार्ट प्रॉब्लम इज ट्रेडमिल टेस्ट। ये हुँ, ट्रेडमिल टेस्ट एक 6 मिनट के लिए हमको चलना होता है। एंड विद इन दैट हुँ, 6 मिनट वी विल कम टू नो कि आपको सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं फिर भी अगर ईसीजी में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ये हम जी, इजीली पता कर सकते हैं। एंड नंबर फोर एंड व्हाट वी कंसिडर इट एज अ मोर एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल या हुँ, फिर एग्जैक्ट अपने हार्ट में जो हार्ट के वेसल्स है, जो नस है, उनमें कुछ ब्लॉकेज है या नहीं है, ये देखने के लिए हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो जी, सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी या फिर रेगुलर जो हाथ से हम लोग एंजियोग्राफी कैथेटर करते हैं, वाली। इसमें हमको क्लियरली आइडिया आ जाती है कि पेशेंट को ब्लॉकेज है या नहीं है, ब्लॉकेजेस हुँ, जो है दे क्रिटिकल है या नहीं है, ये हुँ, ब्लॉकेजेस मेडिसिन से कंट्रोल किए जा सकते हैं या फिर इसको आपको आगे की ट्रीटमेंट करनी सकती है। इसका जो फाइनल आंसर है, ये फाइनल हुँ, आंसर हमको एंजियोग्राफी के द्वारा मिला जा सकता है। मिल सकता है। एवरी पेशेंट डिफरेंट होता है। जैसे हुँ, हम लोग बोलते हैं कि सेम शर्ट डजंट सूट एवरीबॉडी, एक ही शर्ट एवरीबॉडी। सबको नहीं आएगा। जी, तो जी, हर बिल्कुल। पेशेंट को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करना, हर पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करना, हर पेशेंट की क्या जी, नीड है, उनके सिम्टम्स क्या है, उनके रिस्क जी, फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड है, उस हिसाब से इन पेशेंट्स को हम लोग इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस वाइज जाए कि ईसीजी को टीएमटी और उसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियो जरूरी नहीं होता। मोस्टली जो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सिम्टम्स है या फिर ऑब्वियसली हार्ट अटैक आया है, ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली एंजियोग्राफी करने के लिए सलाह दी जाती है। जो हुँ, पेशेंट्स यंग है जिनको इंटरमिटेंट सिम्टम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को ईसीजी को और टीएमटी की सलाह दी जाती है। जी, जो ऐसे पेशेंट्स है जो यंग पेशेंट है जिनका रिस्क फैक्टर है या फिर जिनको थोड़ी फैमिली हिस्ट्री है, वो जानना चाहते हैं कि मेरा हार्ट ठीक है या नहीं है, उन ऐसे पेशेंट्स को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये जी, सब चीजें हार्ट से निगडीत, कि हमको हार्ट में प्रॉब्लम है या नहीं ये पता करने के लिए। और हार्ट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क जी, फैक्टर में अपना हीमोग्लोबिन ब्लड गाढ़ा है या नहीं है वो देखना, जी, हमारे लीवर किडनी फंक्शन अच्छे है या नहीं। सबसे जी, मुख्य हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, किडनी के लिए जो मुख्य रिस्क फैक्टर होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल वेरी इन चेक है या नहीं। जी, अपने को अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल है या नहीं, ये जो रिस्क फैक्टर्स है इसको कंट्रोल करना और इसको जानना सबसे जरूरी होता है। ये बिल्कुल। सब पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। एंड हुँ, एवरी पेशेंट, जैसे मैंने बोला, इज डिफरेंट एंड एवरी पेशेंट शुड बी गिवन एज अ पर्सनलाइज केयर। करेक्ट, तो बेटर डिसीजन जो रहते हैं ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पेशेंट के बारे में लेते हैं। ले सकते हैं।
बहुत 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 महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। मुझे लगता है ये हमारे सारे मेंबर्स जो दर्शक जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर समझना होगा वेदर आपको आप किडनी, क्योंकि ये कार्यक्रम वी टुगेदर है मैनेज कर रहा है, वेदर आप किडनी पेशेंट हो या आप नहीं हो, और ऐसे समय पे जहाँ पर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन या आपको हार्ट आपका स्वस्थ है या नहीं है, या किस तरीके की परेशानी हुई है, तो डॉक्टर साहब ने हमें 4 मुख्य सिम्पटम्स बताए, जो आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप जान पाएँगे कि एक्चुअल में परिस्थिति क्या है। और अगर आप अर्ली डिटेक्शन करते हैं, तो ये कभी भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, जिस केस में आप ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन जनरली किडनी पेशेंट्स के लिए तो आपने बता दिया, बट आप एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए क्या रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि जो इवैल्यूएशन है या हेल्थ चेकअप हम लोग उसे कह सकते हैं, ये राइट। किस पीरियोडिकली ये होना चाहिए? यस। और क्या जैसे मुख्यतः मैंने रूप बोला। से आपने तो ऑलरेडी बताया है राइट। कि क्या-क्या चीज़ें, अगर राइट। यंग पेशेंट है तो क्या रूप से चीज़ें होनी चाहिए। तो राइट। फिर भी राइट। एक हाँ, जनरल में कितना राइट। क्या होना चाहिए? एज रिलेटेड। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनायल जो होता है कि मुझे क्या होने वाला है, मैं तो यंग हूँ, मेरा तो एज अभी जी। 45 है, मुझे तो कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं, आई एम फिट, मैं जिम में जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हुँ, हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई डू एवरी एक्टिविटी नाइसली, तो हुँ, मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये जो डिनायल होता है ये हमने हमेशा के लिए रिमूव करना चाहिए। जैसे मैंने करेक्ट। बोला कि आफ्टर 45 ईयर्स कंसिडर योरसेल्फ एज अ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज, जी, हार्ट पेशेंट, जी। ये हमने हमेशा कंसिडर करना चाहिए। एंड ईयरली एटलीस्ट वन कंप्लीट बॉडी चेकअप जिसको बोलते हैं, जिसमें जी। बेसिक चेकअप किया जाता है, जिसमें मुख्यत्वे हार्ट के हिसाब से ईसीजी, इको, टीएमटी, और रिस्क फैक्टर्स हुँ, के हिसाब से आपका शुगर लेवल्स, बीपी चेकअप और हुँ। कोलेस्ट्रॉल चेकअप, ये सब कोलेस्ट्रॉल चेकअप। मुख्यत्वे करना चाहिए। इसके जी। अलावा बाकी के ऑर्गन्स हमारे कैसे काम कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी के लिए हुँ, किडनी फंक्शन टेस्ट, और हुँ, बाकी ऑर्गन्स के लिए बाकी के पेट के ऑर्गन्स के लिए एक सोनोग्राफी करना, ये ईयरली हमने करना जरूरी होता है। इवन हुँ, इफ यू डोंट हैव सिम्टम्स, इवन इफ यू डोंट हैव रिस्क फैक्टर्स, इवन इफ हुँ। वी थिंक दैट यू आर फिट, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट बेटर। योर सेल्फ चेक। क्योंकि जो पेशेंट्स हम लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, हुँ, इवन आफ्टर ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके तो स्पेशल खुद के डॉक्टर्स फिटनेस। होते हैं, फिटनेस कोच होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ भी ऐसा इवेंट हुआ है। जब कोई सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली देन वी ऑल नो कि ये सेलिब्रिटी थे एंड इनके साथ ऐसा हुआ। बट जब नॉर्मल पब्लिक कॉमन। के साथ होता है देन वी डोंट नो, हमको डोंट पता नो। नहीं रहता कि ऐसे कितने सारे लोग जो फिट थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल इन देम, बट जी, सडनली उनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई या फिर उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो ये जो चीजें होती है ये हमने काफी सीरियसली लेनी चाहिए। एंड जी, ये सीरियसली लेने के बाद अपना एटलीस्ट ईयरली चेकअप करना बहुत जरूरी होता है। जी। व्हिच आल्सो मीन्स कि सडनली ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद वो कहीं न कहीं हो रहा होता है। बट यस। मोस्ट ऑफ यस। द टाइम लोगों को, बिकॉज़ उन्होंने उस मिस चीज़ के होता बारे है। में जानकारी नहीं ली है, तो देन दैट इवेंट अपीयर्स टू बी सडनली। यस। यस। करेक्ट, एग्जैक्टली। Okay. Sir, now we'll come back on some questions, जो आपने एक कार्डियो और रीनल रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीजें बताई थी। जैसे कुछ एक सवाल ऐसा भी आया है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रीनल सिस्टम पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सो राइट। आई थिंक राइट। ये राइट। अदर वे राउंड है अभी, कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी हैज अ हार्ट किडनी डिसीज, प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, और एंड देन वो सब्सिक्वेंटली वहां तक कैसे पहुंचेगा। राइट। सो आई थिंक आपने जैसे बताया किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, सो राइट। मे बी यस। समथिंग। यस। यस। देखिए, ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब क्या कि कार्डियो इज हार्ट एंड मस्कुलर मतलब का हार्ट से निकलने वाले नसें जो जी। ब्लड पर्टिकुलर ऑर्गन्स की तरफ लेके जाते हैं, तो इसको टोटली इन ऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऐसा बोला जाता है। ये हम्म, सब हार्ट से निगडित होता है एंड जब भी पेशेंट्स को ब्लॉकेज डेवलप होना चालू होता है, तो ये हम्म, ब्लॉकेज डेवलप होता है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये
चालू हो जाता है, जैसे नसों में ब्लॉकेज डेवलप होना चालू हो जाता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसा बोलते हैं। ओके। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में एक्सेस है वो अपने हार्ट के वेसल्स में डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। ग्रेजुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, दैट इट गोज अगेन इनटू द किडनीज, लिवर, इवन ब्रेन। तो जो किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी के नसों में परेशानी होना या फिर ब्लॉकेज होना, हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होना या फिर ब्रेन के नसों में ब्लॉकेज होना, इन सब चीजें एक अथेरोस्क्लेरोसिस से ये चीजें रिलेटेड होती है। इन सबके रिस्क फैक्टर्स कॉमन होते हैं। ओनली जो ऑर्गन में ज्यादा अथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या फिर जो ऑर्गन्स में ज्यादा ब्लॉकेजेस हुआ है, ऐसे ऑर्गन ज्यादा जल्दी सिम्टम्स देते हैं। तो हार्ट एंड जी। किडनी इस तरीके से जुड़े होने के कारण अगर कोई पेशेंट हार्ट हार्ट पेशेंट है, उनका अनफॉर्चुनेटली कुछ हार्ट का पंपिंग जो नॉर्मल हम 65% ऐसा बोलते हैं, उनका अगर घट के 30%, 20% या फिर 40% इसमें अगर आता है, तो नेचुरली हार्ट कम ब्लड पंप करेगा। एंड ब्लड कम पंप करने के कारण जो किडनी की तरफ ब्लड जाने वाला है वो भी रिलेटिवली कम रहता है। ऐसे सिचुएशन में किडनी को ब्लड कम मिलता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कम होने के बाद वो जो विशियस साइकिल है वापस चालू हो जाती है, कि जिसमें ब्लड में जो पॉइजनस मटेरियल है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाते। ये जी। पॉइजनस मटेरियल हार्ट की तरफ, ब्रेन की तरफ और अदर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ वापस जाते हैं। वहां पे ये जी। थोड़ा कुछ डैमेज करना चालू कर देते हैं। अगेन हार्ट ट्राइज टू सेंड ब्लड टू द किडनीज, बट बिकॉज ऑफ पुअर हार्ट फंक्शन ये किडनीज नॉर्मली पूरी तरीके से इसको साफ नहीं कर सकती, जिसके कारण ये जी। साइकिल चालू हो जाती है, जो किडनी जी। और हार्ट को दोनों को साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम करती है। तो ऐसे सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना, ऐसे सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर मेडिसिन देना, जिसके कारण या किडनी की एफिशिएंसी बढ़े, जिसके कारण हार्ट की एफिशिएंसी बढ़े। और ये हम्म। ब्लॉकेजेस अपने को क्यों आए हैं, ये ब्लॉकेजेस रिमूव करना जरूरी है या नहीं है, ये हम्म। सब चेकअप करवाना। और इसको अर्ली स्टेज में चेक करके अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करवाना ये सबसे जरूरी होता है, ताकि बॉडी बिल्कुल। को मिनिमल से मिनिमल डैमेज हो। जी। वंडरफुल। सर एक सवाल आगे इस तरीके से है कि एक पेशेंट ने उनकी ग्रैंडमदर रिलेटेड सवाल पूछा है कि उन्होंने उन्हें कुछ समय पहले हार्ट अटैक हुआ था और वो भी बेहतर है, बट अभी उन्हें ये भी बताया गया कि उन्हें एक्यूट किडनी इंजरी है। सो राइट। ये क्या कनेक्टेड चीजें हैं और राइट। आने वाले समय में इज शी एट अ हायर रिस्क ऑफ किडनी डिसीज? दैट्स द राइट। क्वेश्चन। राइट। सी ग्रैंड मदर मतलब जब अपना एज बढ़ता है, एज बढ़ने के जी। बाद हर ऑर्गन की पर्टिकुलर थोड़ा फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस जी। समय अगर अपने कोई भी वाइटल ऑर्गन को एक्यूट इंजुरी होता है या फिर एक्यूट इंसल्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट के केस में इनके ग्रैंड मदर को हुआ, हार्ट हम्म। अटैक आया। हार्ट अटैक आने हम्म। के बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन रिसीव की रहेगी, पॉसिबली हम्म। एनी एंजियोप्लास्टी या फिर एंजियोग्राफी हुआ रहेगा, और हार्ट ट्राइड टू रिकवर। बट इस समय में हार्ट एक शॉक में चला जाता है। हार्ट शॉक में जाने के बाद हार्ट का पंपिंग जो होता है वो रिलेटिवली नॉर्मल से कम हो जाता है। जी। हार्ट का पंपिंग रिलेटिवली कम होने के कारण यही प्रॉब्लम, हार्ट का पंपिंग कम होने का कारण जो हार्ट से ब्लड निकलता है ये कम मात्रा में किडनी की तरफ जाता है। ये कम जी। मात्रा में किडनी की तरफ जाने के कारण जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स किडनी को मिलने चाहिए उसका नॉर्मल वर्क करने के लिए ये नहीं मिल पाता। लेकिन जी। किडनी अपना फंक्शनिंग करते रहती है। किडनी फंक्शनिंग हम्म। करते समय जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन जो बॉडी में बना है, इसको बाहर फेंकने का काम किडनी करती रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एज, बिकॉज ऑफ हैविंग प्रॉब्लम इन द हार्ट, हम्म। किडनीज उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, और उसको हम हम्म। लोग बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी इंजुरी। हम्म। रीनल फेलियर होना या फिर किडनी इंजुरी होना, एक्यूट एक्यूट मतलब कम ड्यूरेशन में हुई वाली चीज है। और मोस्ट हम्म। ऑफ द जो एक्यूट इंजुरी होती है या फिर एक्यूट रेनल फेलियर होता है, ये रिवर्सिबल स्टेज में होता है। अगर एक हम्म। पर्टिकुलर स्टेज में हमने इसको आइडेंटिफाई किया, इसको हमने अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट दी, जी। किडनी के लिए कुछ अच्छे से डॉक्टर को दिखा के उसके हिसाब से अगर अपन ने ट्रीटमेंट दिया, तो डेफिनेटली इट कैन बी रिवर्स। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये पेशेंट्स में होती है कि इज शी हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग रीनल फेल्योर, कंप्लीट रीनल हम्म। फेल्योर, या फिर इसको हम्म। क्रोनिक रीनल फेल्योर ऐसा बोलते हैं। हम्म। कैन शी गो इनटू डायलिसिस डिपेंडेंट स्टेट?
Can she go हुँ, into a state where her kidneys are completely failed and she might require dialysis or a renal transplant? तो yes, it is possible because हुँ, जो जैसे मैंने बताया कि एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है कि हुँ, पॉइजनस मटेरियल क्लियर नहीं हो पाता, वो पॉइजनस मटेरियल हार्ट को डैमेज करता है। हार्ट डैमेज हुँ, होने के बाद अगेन हार्ट का पंपिंग कम होके ब्लड जो किडनी की तरफ जाना चाहिए वो अगेन उसका क्वांटिटी कम होता है। जी, अगेन किडनीज ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और वापस वो विशियस साइकिल चालू होता है। तो इसको अगर हुँ, टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया या फिर इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दी पाई तो ये हुँ, डिसीज प्रोग्रेस होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होती है, स्पेशली जी, व्हेन द पेशेंट इज रिलेटिवली ओल्डर। ऐसे हुँ, सिचुएशन में ये पेशेंट्स को ये पॉसिबिलिटी होती है। तो जो भी पेशेंट, इसलिए जो पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है ऐसे पेशेंट्स को हुँ, हम नॉर्मली विद इन 15 डेज या फिर विद इन 1 मंथ के फॉलोअप में हम लोग बुलाते हैं और उनका हुँ, इवन हार्ट के साथ किडनी का चेकअप हुँ, भी किया जाता है कि ऐसे पेशेंट्स को एक्यूट किडनी इंजरी तो नहीं हो रही है, अगर एक्यूट किडनी हुँ, हुँ, इंजरी हो रही है तो इसको कैसे हम ट्रीट करें। ट्रीट कर सकते हैं। वंडरफुल। सो सर बिकॉज़ अभी जो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमारे जो किडनी पेशेंट्स हैं, इन्हें उनकी कंडीशन एक्जिस्टिंग कंडीशन जो किडनी की है, वो मैनेज करते समय मुख्य रूप से प्रयत्न करने चाहिए कि और भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बाकी के, इनका भी प्रॉपर ख़्याल रखा जाए, ताकि ये जो उनके अगर कहीं और साइड से कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो बेहतर है। लेकिन ये चीज़ें बिकॉज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और स्पेशली जब आपने बताया किडनी और हार्ट ये काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। सो क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस, आई वुड कम टू दैट एंड आई थिंक ये सवाल अगेन डायरेक्ट भी राइट। हो सकता है फॉर पीपल हु आर नॉट किडनी पेशेंट्स और पीपल हु आर आल्सो किडनी पेशेंट, बिकॉज़ जो लोग किडनी पेशेंट्स हैं राइट। मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी राइट। सी अलग होती है। डिफिकल्ट। उन्हें कई यस। डिफिकल्टीज होती है, खाने पीने के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और तो ऐसे समय पे क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, क्या चीजें रेगुलरली लोगों ने करनी चाहिए? आपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या ध्यान, क्या सिम्टम्स आपने जिन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस पे आपने ध्यान रखना चाहिए? अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से राइट। लाइफस्टाइल चेंजेस और जो चेंजेस है जिनसे वो बड़ा इम्पैक्ट या चेंज हेल्दी राइट। टुवर्ड्स हो सकता है। यस। हेल्दी लाइफस्टाइल होना मतलब इसके पीछे का एक जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमने समझना चाहिए। हम्म, देर आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर मतलब हम्म, जैसे शुगर है या फिर हार्ट डिसीजेस है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या फिर कुछ हम्म, अदर बाकी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिक्शंस, टोबैको होना, हम्म, सिगरेट स्मोक होना या फिर अल्कोहल होना। ये एक रिस्क फैक्टर्स है। ये रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज टू द पेशेंट। हम्म, तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। जैसे पेशेंट्स को डायबिटीज है, इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हैविंग अ किडनी प्रॉब्लम, किडनी डिसीज एंड हार्ट प्रॉब्लम। तो हम्म, व्हेन वी स्टार्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना हम्म, इम्पोर्टेंट एम ये होता है कि ये रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से कंट्रोल किए जी, जाए। तो रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं ये हमको पता होना जरूरी होता है। तो रिस्क हम्म, फैक्टर्स को नॉर्मली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन जी, इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड हम्म, नंबर टू इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क अनकंट्रोल, फैक्टर मीन्स वो जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप चाह के भी इनको नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे मुख्य होता है इंक्रीज इन द एज। जैसे आपका एज हम्म, बढ़ेगा, थोड़ा नेचुरली ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, इसको हम बहुत मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दूसरा होता है जेंडर। जेंडर हम्म, मतलब जो हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स मेल्स में या फिर जेंट्स मेल में में ज्यादा ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फीमेल रिलेटिवली। दे आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड, एटलीस्ट अब तो उनकी जो महावारी होती है या फिर जब तक उनके पीरियड्स चलते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। हम्म, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर जेनेटिक्स। हमारे हम्म, मम्मी पापा को था, हमारे दादा दादी को था, देयरफॉर यू आर नेचुरली एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग एनी हार्ट और किडनी प्रॉब्लम बिकॉज यू कैरी द सेम जीन्स। तो ऐसे या, जो चीजें होती है ये नॉन मॉडिफाइबल होती है। लेकिन हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई करने के बाद इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। एंड हम्म, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आप जब कंट्रोल करते हो देन वी कॉल्ड इट एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें कौन करेक्ट, से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं? जी, सबसे इंपॉर्टेंट आज हम जो देख रहे हैं, जो एपिडेमिक है, दैट इज ओबेसिटी। कि हम्म, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक मैक्सिमम पेशेंट्स दे आर ओबेस बिकॉज ऑफ हम्म, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ अवर चेंज इन द लाइफस्टाइल, हैविंग जंक फूड, जी, डिक्रीज या फिर ऑलमोस्ट जीरो एक्सरसाइज, इसके कारण ओबेसिटी काफी बढ़ रही है। तो जी, ओबेसिटी को अवॉइड करना, अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना, हेल्दी डाइट हम्म, मेंटेन करना ये जरूरी होता है। हम्म, सेकंड इंपॉर्टेंट इज योर एडिक्शंस। तो जितने हम्म, भी हो सके एडिक्शंस अगर अपने को है तो इसको अवॉइड करें।
एडिक्शंस अगर अपने से नहीं छूट रही है तो प्रॉपर एक साइकेट्रिस्ट या फिर डी एडिक्शन सेंटर का हेल्प ले। हेल्प लें। नंबर थर्ड एंड अगेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज टू अवॉइड स्ट्रेस। हुँ, जो स्ट्रेस होता है, सब क्लिनिकल स्ट्रेस होता है या फिर क्लिनिकल स्ट्रेस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हुँ, पर्टिकुलर अमाउंट में स्ट्रेस होना जरूरी भी है। अगर हमको नहीं बताया गया कि आपकी एग्जाम है तो आप कभी स्टडी नहीं करोगे, बट इट हैज टू बी अ हेल्दी स्ट्रेस। हेल्दी कि अभी स्ट्रेस। एग्जाम्पल अगले अगले साल हमारी एग्जाम है तो यू शुड स्टडी सिंस टुडे। ऐसा हम हुँ, लोग आखिरी तक नहीं खींचना चाहिए कि एकदम डेडलाइन आ गई है एंड देन यू आर मुझे वर्किंग, स्ट्रेस आ रहा है तो मैं उसमें पढ़ूँगा नहीं, एकदम से ऐसा ये नहीं। स्ट्रेस हाँ, बढ़ता है। तो इस तरीके की चीजें हमने अवॉइड करनी चाहिए। जी, स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए क्योंकि कोई जानबूझ के स्ट्रेस नहीं लेता, हर एक नहीं के लेता, अपने स्ट्रेस के जो फैक्टर्स रिस्पॉन्स हैं। होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जी। कोई लोग तो प्राउडली बोलते हैं कि जब तक की डेडलाइन नहीं आती तब तक मुझसे काम ही नहीं होता। हुँ, तो हुँ, दिस इज कंसिडर्ड एज टेकिंग स्ट्रेस इन अनहेल्दी मैनर। और हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उल्टा भी स्पेक्ट्रम मिलता है कि 3 महीने के बाद का डेडलाइन है बट उनको आज ही खत्म करना है ये काम, बिकॉज हुँ, दे डोंट नो कि कल क्या हो परसों क्या हो, या फिर दे वांट टू हुँ, शो कि मैंने डेडलाइन के पहले ही ये मेरा काम खत्म किया है। जी, तो बोथ जी, द थिंग्स आर वेरी डेंजरस, दे आर कॉल्ड एज अनहेल्दी स्ट्रेस। तो ऐसा ना लेते हुए एक जब तक आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेस मुझे आ रहा है दिस इज रॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्रेस। रॉन्ग काइंड ऑफ हुँ, स्ट्रेस होने के बाद इसका वर्क एंड लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो हुँ, एज फार एज फिजिकल एक्टिविटी गोज, फिजिकल बॉडी हुँ, गोज, कि आपका ओबेसिटी नहीं है, यू डोंट हैव एनी एडिक्शन, इफ यू हैव हुँ, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, तो वो आपने कंट्रोल में रखा है। एंड जी, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज मेंटल हेल्थ ऑल्सो। कि अगर आपका हुँ, मेंटल हेल्थ भी अगर अच्छा है, आपका स्लीप अच्छा हो रहा है, आपको स्ट्रेस किसी फैक्टर का नहीं है, देन हुँ, टुगेदर दिस कॉन्स्टिट्यूट एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी तो इसको लाइफ़स्टाइल। बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटल एस्पेक्ट जो होता है ना, दैट एक्चुअली इट गोज, पेशेंट भी बहुत बोलते नहीं है कि हमको वर्क में बहुत स्ट्रेस है। डॉक्टर्स भी हुँ, बहुत बार पूछ नहीं पाते कि हुँ, आपको कुछ अदर तरीके का स्ट्रेस है क्या। तो दिस पार्ट गोज निग्लेक्टेड, and this stress is now increasing, and it's one of the prime cause of having health problems, different kind of हुँ, health problems हुँ, including हुँ, kidney problem, heart problem। हुँ, तो इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें, और जिस समय आपको ऐसा लगता है कि वी प्रोबेबली आर इन द स्ट्रेस, तो जल्द से जल्द इसको अवॉइड करें या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। वंडरफुल, वंडरफul. Okay. Uh, so we are now just coming to the end part of the राइट, this session. So besides जो पेशेंट्स हैं, आपने एक जनरल, आई थिंक वी हैव ट्राइड कवरिंग right from the portion of prevention to lifestyle to how and what people should monitor and all that, in the context largely on the kidney side जो patients हमारे हैं। अभी एक जो सवाल महत्वपूर्ण है वो ये है कि किडनी के पेशेंट्स के अंदर मेडिकेशन जो है ये काफी होता है, और राइट, अलग अलग स्टेजेस में ये अलग अलग होता है। सो जैसे डायलिसिस के भी पेशेंट हैं, तो मुख्य रूप राइट, से वहां पर हम एक फोकस करना चाहते हैं कि डायलिसिस के ड्यूरेशन में पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आने की संभावना हो सकती है हार्ट राइट, रिलेटेड, और राइट, 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 इनसे उन्हें क्या वो चीजें उन्होंने उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए, इसी राइट, से एक जुड़ा सवाल और भी है कि जहाँ पर डायलिसिस में जो फिल्टर सारी चीजें होती हैं, तो उसमें जो हमने कई सेशंस में ये भी पूछा है कि न्यूट्रिशन लेवल्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उनके ऊपर भी उन्होंने डॉक्टर्स ने काफी अच्छी जानकारी दी थी। लेकिन मुख्य रूप से जैसे पोटेशियम वगैरह है, इसके बारे में भी काफी कुछ चीजें कही जाती है जिसका कनेक्शन या लिंकेज जो है वो हार्ट हार्ट से से होता है। है, राइट, राइट, तो राइट, ऐसे समय पे इस चीज को क्या मुख्य रूप से उन्होंने देखनी चाहिए, बिकॉज लोग नॉर्मली रिपोर्ट निकालते हैं तब वो क्रिएटिनिन यूरिया ये सारी चीजें निकालते हैं, बट एडिशनली राइट, फैक्टर सोडियम पोटेशियम या ये जो बाकी राइट, चीजें वो भी करते हैं, वहां पे क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें रेगुलरली उन्हें ध्यान रखना चाहिए। राइट, राइट। जो पेशेंट्स डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, सी डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल थिंग। मतलब जा हम काफी मेडिकल साइंस में एडवांस कर चुके हैं, हम ऑलमोस्ट वी आर मिमिकिंग टू द नेचुरल किडनीज, बट स्टिल हम्म, डायलिसिस जो होता है ये किडनी का काम पूरी तरीके से नहीं कर सकता।
हुँ, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग डायलिसिस चालू करते हैं, देन सर्टन पार्ट ऑफ ब्लड इज टेकन आउट। एक ब्लड बाहर लेते हैं, ब्लड को फिर फिल्टर करके वापस शरीर में डालना होता है। इस हुँ, चक्कर में काफी सारा ब्लड के जो सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं या फिर प्लेटलेट होते हैं, इनको थोड़ा माइन्यूटली डैमेज पॉसिबल होता है। और हुँ, जो पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम नॉर्मली सेल्स के अंदर होता है। ये सेल्स के हुँ, अंदर होने के कारण ये एक कंटेंट रहता है। लेकिन जब डायलिसिस के फिल्ट्रेट से ब्लड निकलता है और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी समय ये सेल्स थोड़े ज्यादा डैमेज हुए, तो इनका पोटेशियम शरीर के बाहर, उनके सेल के बाहर निकलने लगता है और इसका ओके, ब्लड में जो लेवल होता है ये बढ़ने लगता है। ऐसे हुँ, सिचुएशन में जो अपना हार्ट होता है, एक बहुत यूनिक सिस्टम है। हुँ, हार्ट में अपना खुद का इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका हम जब अच्छा, चाहे तब हार्ट रेट कम या फिर जब चाहे तब हार्ट रेट ज्यादा पॉसिबल नहीं कर सकते। तो ये एक मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसका मुख्य फैक्टर होता है पोटेशियम लेवल। तो जब हुँ, पोटेशियम लेवल्स बॉडी में फ्लक्चुएट होती है, तो हार्ट में भी ये फ्लक्चुएशंस आना पॉसिबल होता है। पेशेंट्स जी, को चक्कर आना या फिर हार्ट बीटिंग इरेगुलर महसूस होना, ये पॉसिबल होता है। जब स्पेशली जब लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट हम करते हैं, तब ऐसे पेशेंट्स में पोटेशियम में गड़बड़ी होना ये पॉसिबल होता है। हुँ, यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नेफ्रोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट दे टेक ड्यू प्रिकॉशंस कि ये हुँ, ऐसे पेशेंट्स में पॉसिबल है, ये पॉसिबल होता है, तो इसके लिए हमने किस टाइप का फिल्ट्रेट करना चाहिए। जी, रिस्क जो बढ़ती है वो ऐसे पेशेंट्स में जिनको हार्ट का प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या फिर जिन पेशेंट्स को ओके, प्रीवियस हार्ट अटैक आया है, या फिर ओके, जिन पेशेंट्स को हार्ट का पंपिंग कम हुआ है, या फिर जो पेशेंट्स को कार्डियोरिनल सिंड्रोम जो हमने बोला, ऐसा ऐसे होता है। तो ये जो जी, हार्ट होते हैं, ऐसे जो डैमेज थोड़े बहुत जो हार्ट होते हैं, ये दे आर पर्टिकुलरली ओवर सेंसिटिव टू हुँ, माइन्यूट चेंजेस इन द पोटेशियम, माइन्यूट चेंजेस इन द सोडियम। तो हुँ, ऐसे माइन्यूट चेंजेस भी ऐसे पेशेंट्स को परेशानी कर सकते हैं। और हुँ, ऐसी परेशानी होने के बाद पेशेंट्स काफी सीरियस भी हो सकते हैं। उनके हार्ट बीटिंग स्लो होना या फिर फास्ट होना, हार्ट हुँ, बंद होना, ये भी पॉसिबल होता है। तो हुँ, मैं चाहता हूँ कि अपना जो पेशेंट्स, जैसे मैंने बोला कि ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एक हुँ, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर होना या फिर एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू द ईच एंड एवरी पेशेंट्स होना चाहिए। वो इस मामले में ऐसे सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वेन एवर यू आर चेकिंग किडनी टेस्ट, तो उसमें हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि यू शुड टेक अ कंप्लीट किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें हुँ, सोडियम पोटेशियम के अलावा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का भी लेवल होना जरूरी होता है। इसके ओके, कारण हमको पता चल जाएगा कि आपका डायलिसिस लेवल कैसा हो रहा है, आपके डायलिसिस जी, लेवल के लिए क्या करेक्शंस हमने ऐड जी, करनी चाहिए, एंड एक हार्ट के लिए क्या, कौन से इलेक्ट्रोलाइट से जो इम्पोर्टेंट है और कैसा इनका बॉडी का बिहेवियर है। तो ये एक पता जी, करना जरूरी होता है। ऑलराइट, ओके। थैंक यू वेरी मच सर। आपने राइट। जिस तरीके से जानकारी दी, मुझे लगता है और हमने आपका काफ़ी समय भी लिया है और यहाँ पर जो आज जो उद्देश्य था हमारा, वो ये था कि हम पेशेंट्स को बता पाएँ कि किस तरीके से हार्ट को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर आपको किडनी की परेशानी है, तो भी आप अपने हार्ट को मॉनिटर करके आप उसकी हेल्थ को मॉनिटर करके आप उसे अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अ, क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस आपने करने चाहिए और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सर ने एक जनरल अप्रोच यहाँ पे सेट किया है। इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेट ना करते हुए उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को टर्म को सिंप्लीफाई करके हमें प्रेज़ेंट किया और अ, एज अ किडनी पेशेंट्स आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, कितनी फ्रिक्वेंटली आपने अपना चेकअप करना चाहिए, आप जो चेकअप्स करते हैं उन चेकअप्स में किन चीजों को या किन इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरीके से पूरी तरीके से आपने उनको देख के मॉनिटर करना चाहिए। वी टुगेदर का उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को एम्पावर करें इंफॉर्मेशन से और वो इंफॉर्मेशन जो आप कह सकते हैं कि राइट सोर्स से आ रही है। सो ये जो आप आज जैसे आप डॉक्टर बिडकर सर से मिले हैं, तो ही इज एक्सपर्ट, ही इज अ एक्सपर्ट। तो इनसे जब हम सुनते हैं तो उन चीजों को हम कंप्लीटली ट्रस्ट करके फॉलो कर सकते हैं, ना कि
किसी सिंपली ऑनलाइन जाके सर्च करके किसी यूट्यूब चैनल पे जो शायद एक्सपर्ट भी नहीं है और उनकी सलाह माने। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि आप नॉलेज बेस आपके जो डिसीजन है उन पे ले और एक्सपर्ट की सलाह ले। डॉक्टर बिडकर सर, आज आपने कीमती वक्त हमें दिया, आपका अमूल्य समय दिया और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विश यू वेरी वेरी and all the very very best. You want to say Yes, something same. on this hard day on Yes, as a truly great person? you are doing really great work we together, and I really appreciate. There are very less people who are doing good for the society. Yeah, So you are really doing very good. और मैं ये वर्ल्ड हार्ट डे पे ये बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका मेन एस्पेक्ट ये है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ हार्ट डिसीजेस एंड जी, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हार्ट एंड आवर बॉडी ऑफ कोर्स। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हार्ट डे कोई एक दिन ना रहते हुए लेट नहीं अस रहे। सी कि each and every day should be World Heart Day, and we should teach ourselves and other people about the heart and heart awareness, and let's follow the healthy lifestyle to avoid all the diseases, and let's be healthy together. वंडरफुल, Yeah. वंडरफुल। थैंक यू सो मच। और सभी मेंबर्स को थैंक यू। आप ज्यादा से ज्यादा आप और इंफॉर्मेशन जो जानना चाहते हैं तो आप betogether.care पे जरूर जाएं और हमारा ऐप जो प्ले स्टोर पे है उसे आप डाउनलोड करके रियल टाइम पे कई सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ आपके हेल्थ और इन चीजों को बेहतर करेगी, आपको नॉलेज ड्रिवन एक अप्रोच आप अपनी जिंदगी की तरफ ले सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच सर, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। Yes, yes. All the best to you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a Yes. lot.